अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और हकाइक के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को इस हफ्ते के आखिर में जवाब जमा कराने का हुक्म सुनाया और फारूक एच नाइक के मुकदमे से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने का हुक्म दिया। अदालत ने JIT की फारूक एच नाइक से मुतालिक सिफारिशात भी कलअदम करार दे दी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के भाई फारूक एच नाइक और दीगर के नाम ECL पर डालने की समरी और रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये काम किसने किया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस मामले को देख लेता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा हम खुद इस मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 172 अफराद के नाम ECL में डालना क्या कोई आम बात है? मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL में कैसे डाल सकते हैं? कल को आपका और चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाल दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के दौरान कहा जो अब जवाब गुजारों को JIT रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का कहा और हुकूमत ने उनके नाम ECL में डाल दिए। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब जो कि मारूफ तज्जिया कार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज समाअत हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से और आसिफ जरदारी और उनकी बहन को मोहलत दे दी गई है जवाब दाखिल कराने की। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है आज के दिन में। हालांकि काफ़ी ये कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। मैं ना उमर खताब साहब यूं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये सारी हाइप अगर आप नोट करें, और मेरा ख्याल है आज चीफ जस्टिस ने भी थोड़ा सा इसका नोटिस लिया और उन्होंने चेयरमैन कैमरा को बुलवाया था कि जी ये पिछले कई दिनों से ये हाइप हुकूमत से ज्यादा या आम लोगों से ज्यादा तो ये मीडिया ने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है। और वहां पर जिस तरह की डिस्कशन हो रही थी, टॉक शोज हो रहे थे, और सर्टली ठीक है भाई एक चीज सामने आई है, JIT की अपनी एक ओके रिकमेंडेशन वाली बात आती है, उनको ECL पे डालने की बात आती है, वो सारे के सारा वो हुआ। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने तो उसको जिसको कहते हैं ना कि एक हॉट केक की तरह इस सब्जेक्ट को उठाया और फिर उसको इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि वो ऐसा लगता था कि और आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आज सुबह जब वो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है विदाउट रियलाइजिंग कि भाई ये है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर जो लोग जुर्म करते हैं आप यूं समझ लें तो उनको तो अव्वल तो जिंदगी में पकड़े नहीं जाते। ठीक है। और जो लोग पकड़े जाते हैं वो अपनी बदकिस्मती से पकड़े जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप मियां नवाज शरीफ की एग्जांपल दें तो वो तो खुदा ताला ने जो है ना वो अपने मुकद्दर के हाथों पकड़े गया ये शख्स, वरना तो इन्होंने भी हाथ नहीं किसी के आना था। और आज अगर वो पनामा पेपर्स लीक ना आते, एक खुदाई और गैबी मदद आई है पाकिस्तानियों को जी, और ये आज जेलों के अंदर गए हैं, ये तो आज भी इनकी हुकूमत होती थी एक, मैं ये आपसे बताऊं। एंड लाइक वाइज आप सिर्फ ये देखें कितनी एक मुल्क की कितनी बदकिस्मती की बात हो सकती है कि वो लोग जिन पे हमारे लोग, हमारे अवाम, चाहे सिंध के हों, चाहे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के कि जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो इनसे वादे करते हैं, और ये देखें कि जब इक़्तिदार के अंदर ये आते हैं, वहां पर बैठते हैं, तो इनका क्या रवैया होता है, ये किस तरीके से मुल्क को चलाते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि आप एक समझ लें कि मैं तो आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक सिसिलियन माफिया नहीं था जो कि हमारे जस्टिस खोसा साहब ने कहा था। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कुछ 4 के करीब तो आई कैन काउंट जो एक लिहाज से सिसिलियन माफिया की फैमिलीज हैं। अनवर मजीद को लिखिए आप उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आप मलिक रियाज को रखें, आसिफ अली जरदारी को रखें और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रखें। और मैं ये हकीकत बताऊं, ये जो इनको ये देखिए इनकी जो करप्शन, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनका ये बिजनेस एम्पायर खड़े करना, इनकी ये दौलत जायदाद, ये सारा जो कुछ पूरी दुनिया में उन्होंने अंबार लगाया,
इसको तो अब मगरबी ममालिक अमेरिका वाले इनको पढ़ेंगे कि जी ये कैसे लोग थे, ये किस किस तरीके से इन्होंने किया, लेयरिंग कैसे की इन्होंने। ठीक है। ये तो वो है जिनको आप कहते हैं क्रुक ऑफ द क्रुकस वाली ये बात आ जाती है कि इस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से इन सब लोगों ने मिलकर लूटा है। सर ये वेरी अनफॉर्चुनेट। सिंध हुकूमत के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही थी उसको गिराने के हवाले से, और कल से ये खबरें थी कि सिंध हुकूमत गिराने के लिए सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया गया है। ऐसा बयान दिया आज मुशीर इत्तलात सिंध ने। उन्होंने कहा कि ये जो सिंध हुकूमत को गिराने की बातें की जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी सरगर्म हैं, तो वो कहते थे कि ये 50 साल भी लगा लें तो ये सिंध की हुकूमत को गिरा नहीं सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ना मैं आप 2-3 पहलुओं से चीज को कवर करना चाहूंगा। एक तो थोड़ी सी मैं ये कहूंगा कि पीटीआई के लेवल के ऊपर भी मुझे बड़ी एक इमेच्योरिटी और गैर जमहूरी रवैया नजर आया है, एंड स्पेशली इनकी वो लीडरशिप जो कि इस वक्त आप कहते हैं कि कराची को रन कर रही है। मैं बिल्कुल अलीम आदिल शेख का नाम लेना चाहूंगा और मैं अली जैदी का नाम लेना चाहूंगा। और अली जैदी के ऊपर मुझे इसलिए भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये वो शख्स है कि जिसको बिल्कुल अपनी जुबान पे भरोसा नहीं। अगर आपको याद हो जब डॉलर की कीमत मतलब ऊपर चढ़ी थी और पाकिस्तानी रुपया नीचे गया था, तो ही टू प्लेड एक लिहाज से पिवटल रोल के जी हाँ वो मुझे तो अब ये हो सकता है 140 पे जाके कहीं रुकेगा, और उस वक्त वो मतलब पाकिस्तानी रुपया गिरा था। तो ये कुछ हॉक्स, कुछ स्टालवर्ट हैं बेसिकली पीटीआई के, जो कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई को उन्होंने बड़े गलत एक लिहाज से गलत रुख पे लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं बनता था किसी सूरत में भी। देखिए एक मैं आपसे बताऊं, यहाँ तक तो सिंध हुकूमत की बात अगर हम करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध और मुराद अली शाह को ले लें और सिंध हुकूमत को ले लें, इट वाज आप ये कह सकते हैं कि ये अनवर मजीद के घर की, ओमनी ग्रुप के घर की बांदी थी, और आसिफ अली जरदारी और फरयाल तारपुर का बिल्कुल वो आप कह सकते हैं कि ये दरबारी मुलाजम थे। चाहे इसकी चीफ मिनिस्टर की बात करें या इनके मिनिस्टर की बात करें, बिल्कुल हमें इसके अंदर मेरा ख्याल है अपने अल्फाज को मिन्स नहीं करना चाहिए, सच बात बतानी चाहिए सबको। सो वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इमेजिन करें एक प्रोविंशियल हुकूमत तमाम मौजूद है, ठीक है, और वो तमाम की तमाम हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस है, करप्शन के अंदर मुलविस है, झूठे सच्चे वो पेपर तैयार कर रहे हैं, पेपरों के अंदर वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वो रद्दर बदर कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ शेम बेसिकली फॉर पीपल्स पार्टी। आप सिर्फ इतना देखें, आई डोंट टॉक ऑफ द बेनजीर भुट्टो कि उनके होते भी बड़ी करप्शन हुई थी, जिसका नाम लेते हैं जुल्फकार अली भुट्टो का, उनके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ये किस तरह के जो है ना वो आप कह सकते हैं कि चोर चक्के आ गए सब पीपल्स पार्टी के अंदर, और पूरे मुल्क को जिस तरीके से इन्होंने पहले 5 साल 2008 से लेकर 13 तक लूटा, और अब भी इनका यही सिलसिला बेसिकली सिंध के अंदर शुरू है। आज भी थर के अंदर 2 बच्चों की आप कह सकते हैं कि हिलाकत हुई है। ये तो मुराद अली शाह को तो उससे पहले ही मैं समझता हूँ कि इस्तीफा दे के ना फारग हो जाना चाहिए। ये इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है भाई, बिकॉज इनका काम करने का तो मतमई नजर नहीं है। दे वांटेड टू रिमेन इन पावर, और मैं समझता हूँ कि अब ये अगर किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो ये अगले 50 साल क्या, मैं ये समझता हूँ कि अब अगले जो इलेक्शन आते हैं उसके अंदर आपको पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। भाई बिकॉज मैं ये जरूर इसका क्रेडिट दूंगा पीटीआई को, पीटीआई ने फोकस करना शुरू किया है कराची को, और साथ ही सिंध की अगर मैं बात करूं, और जिस तरीके से उनका जीडीए थोड़ा सा इनको बनाने में लेट हो गया, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जीतती एक लिहाज से। तो मैं भट्टू साहब ये जरूर आपसे कहूंगा इन सारी चीजों को हमें बिल्कुल सच्ची बात आप लोगों के सामने लेकर आनी चाहिए कि यस मुराद अली शाह, उसके सारे वुज़रा, बिल्कुल ये अनवर मजीद के, उसके लड़कों के, और साथ ही जो है ना आसिफ अली जरदारी उसकी बहन की, ये बिल्कुल आप मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे थे। ये अभी छोड़िए कि जी सियासत कर रहे थे और कोई लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर हैं, कोई सारे के सारा ये एक माफिया है। सर इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जब समाअत की तो उन्होंने वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार अफरीदी को भी तलब किया था इस मामले में कि मुराद अली शाह जो है वो वज़ीर आला हैं, वो कहीं भाग नहीं जाते अपनी वजारत छोड़कर, तो उसका नाम क्यों डाला गया? तो आप या तो अदालत का जो फैसला है उसका इंतज़ार कर लेते। तो आज आसिफ अली दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि अगर मुझे आसिफ अली जरदारी साहब इजाज़त दे दें तो मैं जो पीटीआई की हुकूमत है उसको 1 हफ्ते तक गिरा सकता हूँ, जबकि पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सिंध हुकूमत को गिराने के लिए पीटीआई के जो कारकुन हैं वो सरगर्म हैं। देखिए ये हम किसी सूरत के अंदर, और यही मैंने ये सवाल भी किया था कि हम 88, 89 अगर आपको याद हो
ठीक है, और जिसके अंदर फिर आप ये कहते हैं कि वो छांगा मांगा की जो सियासत है, ये पाकिस्तानी नफरत करते हैं इस तरह की सियासत की। इन पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन होता कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के काबिल होते, तो ये काम तो उन्होंने काफी पहले का कर दिया होता। एक ये मैं जरूर आपसे बता दूं। एंड लाइक वाइज, क्योंकि देखें अगर इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर 95 से ज्यादा मेंबर जो है वो पीपल्स पार्टी के, दूसरी तरफ 64 है सिर्फ। इनको 21 लोग चाहिए इकट्ठे होकर, तो इसके बाद ये सारा कुछ कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल अगर ये किसी गलतफहमी का शिकार है और ये कहेंगे कि पीटीआई वहां पे हुकूमत बना लेगी। ठीक है, आज इन्होंने पीटीआई को बेसिकली या इमरान खान को इनके अपने स्टालवर्ट्स ने, ठीक है ना, इनके जो हॉक्स है ना, उन्होंने शर्मिंदा किया अपने वजीर आजम को। और आज देखे ना, फवाद चौधरी को कल तक ही वॉज गोइंग टू कराची फॉर 3 डेज, और आज वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं जी, ना हमने गवर्नर राज लगाना है, ना वहाँ पे हमने हुकूमत टॉपल करनी है। भाई आपको ये पहले समझ नहीं आ रही कराची भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, वही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। ये है, ये मैं समझता हूँ कि आज अगर अगला सुबह नया साल शुरू हो रहा है, तो पीटीआई को ना, ये इमरान खान को थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक अकेले बैठ के ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि जब से वो हुकूमत उन्होंने संभाली है, तो उस तरह के उन्होंने किस तरह के इकदाम किए हैं। इनके जो जितने पार्टी के अंदर धड़ेबंदियां नजर आती हैं, और उसी से हट के इनके जो पुराने कारकुन हैं वो इतने शदीद नाराज हैं जिसकी अंदाजा नहीं है। वो कभी एक वजीर कभी दूसरे वजीर के घरों के ऊपर दफ्तरों में धक्के खाते हैं, इनको वजीर तक तो मिलते नहीं है, और फिर इनको हुकूमत मिल गई है तो ये अपने आप से भी एक लिहाज से बाहर हो गए, हारे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। भाई इदारों को अपना काम करने दीजिए, नैब को अपना काम करने दीजिए, नैब का स्पोक्स पर्सन मत बनने की कोशिश करें। तो आपने देखना है कि आपकी अपनी पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी के तहत आप कैसे अपनी हुकूमत को आगे लेके चलेंगे, अवाम को रिलीफ कैसे देंगे। आज हम इसी बात के तनाजुर में आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप कानून के दायरे में रहें और जो केसेस इल्तवा में हैं उन पर आप जो है वो कमेंट्स ना करें, आप टीवी पर बैठ कर उन पर तबसरे ना करें, बयानात ना दें। अगर कोई भी आपका कमेंट इस तरह पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। इतनी हमारी बदकिस्मती है, फिर वही बात आती है ना कि ये मुल्क के सारे हालात देख रहे हैं, माफिया को आप देख रहे हैं, सिसिलियन माफिया को देख ले, ठीक है ना। अब इसके खिलाफ एक शख्स वाहिद तने तनहा अगर जद्दोजहद चीफ जस्टिस की शक्ल में कर रहा है, पानी का वो देखें, हॉस्पिटल का वो देखें, फीसों का वो देखें, यू नेम एनीथिंग, और वो हर चीज के अंदर एक लिहाज से जाने की कोशिश करें। बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया हुकूमत को। मेरा ख्याल है ये सबसे समझने की जरूरत है, और बिल्कुल ठीक है। हर वो बात जो कायदे कानून के मुताबिक आती है, मेरा ख्याल है उसको उसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ईसीएल पे नाम डाले गए हैं, सर्टली जब वो रिपोर्ट पेश हुई सुप्रीम कोर्ट को, उसके मंतरजात नेचुरली पहुंची, हुकूमत को भी सिफारिशात एक लिहाज से जाती थी। फिर मैं एक और चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर हुकूमत वक्त ये समझती है कि हाँ कोई, क्योंकि उन्होंने इनका कहना था पीटीआई का कि कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने मुल्क से जाने की कोशिश की है, तो उसके इन व्यू ऑफ दैट उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उनको ईसीएल पे डालें। तो सर्टली वो एक लिहाज से सपोर्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे, एक लिहाज से जो कॉज था सुप्रीम कोर्ट का वो आज उनके ऊपर उलट हो गया। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को ना, और कोई इस तरह की कोई एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक लिहाज से रखना पड़ेगा कि जी हाँ कैसे एक लिहाज से उमूर ममलकत को किस तरीके से चलाना है, किसका क्या सिलसिला आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना इसी तरीके से हुकूमत जो है वो एम्बेरस होती रहेगी, वज़रा आते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे, अटॉर्नी जनरल जवाब देते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को ना इन सारी चीजों को बड़ा सीरियसली, बड़ा सोच समझ के, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ इन सारी चीजों को टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल उनको सिंध के मामलात के अंदर इस तरीके से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। न वहाँ पर काम कर रहा है एफआईए, वहाँ पर काम कर रही है, बिल्कुल उनको करना चाहिए। जहाँ तक सिंध हुकूमत का अब तक का ताल्लुक है, आप ये कह सकते हैं दे आर दी मोस्ट करप्ट पीपल जो 2008 से इस वक्त सिंध से रूल कर रहे हैं। बिल्कुल हमें ये खुल्म खुला कहना चाहिए। इन्होंने जिस तरह 18वीं तरमीम के तहत, ठीक है, जो उनको एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसे मिले थे, वो उन्होंने आधे से ज्यादा वो पैसे हैं जो कि बेसिकली आसिफ अली जरदारी पे या फिर ओमनी ग्रुप पे आप या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कह लें, करप्शन के ऊपर ये खर्च किए हैं। और वो पैसे वो थे जो कि सिंध के अवाम के ऊपर लगने थे, जो दही सिंध पे लगने थे, जो शहरी सिंध पे लगने थे, जो थर पे लगने थे, जो थर के बच्चों को आपने अमवात से बचाना था, ये उनकी जिम्मेदारी आती थी। जो कचरा कुंडियां आपको नजर आती हैं, जो रोड नजर आती हैं खराब कराची में अंदर। सर आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक होने जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि इसमें इसके बावजूद भी ना नून
बेहतर पोजीशन में इस वक्त भी मौजूद है अगर एक लिहाज से देखा जाए। उनकी चेन ऑफ कमांड काफी एक लिहाज से नीचे तक जाती है, और अगर इस वक्त वो वैसे मिलते हैं उनके साथ तो उनका अवाम के अंदर तशख्खुस जो है वो बड़ा मजरू एक लिहाज से हो जाएगा। तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि नून वाले कुछ सारे के सारे खुदा न खास्ता करप्ट हैं, बट एट द सेम टाइम अगर टॉप लीडरशिप जो है वो करप्ट है, उन्होंने गलत काम किए हैं, तो नीचे तक भी सारा सिलसिला ऐसा जाता। दूध के धुले हुए तो नून वाले भी नहीं है, बट बावजूद इसके ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर वो पीपल्स पार्टी को इस स्टेज के ऊपर इस तरह उनका हाथ पकड़ते हैं जबकि खरबों की करप्शन सामने आ रही है। जेआईटी ने तो इनके मुंह से वो निकाब नोच के फेंक दिया ना परे कि ये है इनका वो चेहरा कि जिस तरीके से मुल्क को चला रहे थे, सिंध को चला रहे थे और ये लूट रहे थे। और अगर इस स्टेज के ऊपर नून लीग जो है वो इनको ज्वाइन करती है तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब केपीके के अंदर बड़ी इज्जत पहुंचेगी एक लिहाज से, मतलब उनकी साख जो है वो उस मुतासिर होगी। सर बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड हसन महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे अदालत के तलब किए जाने पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी अदालत के रूबरू पेश हुए, जिन्हें मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने ये कहा कि खबरदार किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया। मिस्टर वज़ीर दाखिला जाकर अपने बड़ों को बता दें कि मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा। हमने तो उस वक्त भी जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जब बहुत सारे थ्रेट्स का जो है वो सामना था। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये गवर्नर राज की क्या बातें हो रही हैं, आपकी काबीना के अरकान टीवी पर बैठकर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने के मामले को काबीना में ले जाकर नजरसानी करें। जेआईटी को ईसीएल में नाम डालने की सिफारिशात का मैंडेट किसने दिया? चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुकदमे के हवाले से हुकूमत और दूसरी तरफ के लोग बयानबाजी से गुरेज करें। अगर हमने किसी का कमेंट पकड़ लिया तो कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने जाली अकाउंट्स केस पर वज़रा की बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने केस की समाअत पीर 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस का जो पस मंज़र है वो बताएं कि FIA जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई भी FIA की हिरासत में है। जबकि तहकीकात में तेजी के बाद से अब तक की कई जाली अकाउंट सामने आ चुके हैं, जिनमें फालूदे वाले और रिक्शे वाले के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकले, जो कि हैरत की बात है। और आसिफ जरदारी इजाज़त दें तो एक हफ्ते में हुकूमत गिरा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने आज मीडिया से बात की। जो लोग सिंध की तरक्की नहीं चाहते वो सिंध का वज़ीर आला तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर झूठे इल्ज़ामात लगे हैं। उन्होंने पहले भी 11 साल जेल में गुजारे, लेकिन हर केस में बाइज्जत बरी हुए हैं और इस केस में भी बरी हो जाएंगे। सिंध हुकूमत की तहलील और गवर्नर राज की बातों पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि PTI को ना सियासत आती है ना उन्हें रियाजी का पता है। मेरे पास सिंध असम्बली में 99 नशिस्तें हैं और उन्हें हुकूमत गिराने के लिए 49 MPs को तोड़ना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला और बजट बिल पर वोट के लिए 50% से ज़ायद MPA दरकार होंगे और ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर आसिफ जरदारी हमें इजाज़त दे दें और एक इशारा दे दें तो हम उनकी हुकूमत को एक हफ्ते में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ वफाक में 6 नशिस्तों की बर्तरी है। बस आसिफ जरदारी इजाज़त दें तो हम उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। सेनेट कमेटी बराए दाखिला की बात करें। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने ECL कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है, मंजूरी हो चुकी है और सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ECL कवानीन के बिल में मंजूरी की है और सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रबानी ने ECL तरमीमी बिल 2018 पेश किया। वज़ारत दाखिला ने बिल की मुखालफत की, ताहम कायमा कमेटी के अरकान ने बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत को किसी भी शख्स का नाम ECL में डालने के लिए ठोस वजूहात और बुनियाद फराहम करना होगी और ECL में नाम डालने के फैसले के खिलाफ अपील की सूरत में वफाकी हुकूमत 15 दिन में जवाब देने की पाबंद होगी। अगर हुकूमत ने 15 रोज़ में जवाब ना कराया तो ECL में नाम शामिल करने का फैसला अज़ खुद खत्म तस्वुर किया जाएगा। रज़ा रबानी ने सिफारिशात पेश की कि जिस शख्स का नाम ECL में डाल रहे हैं उसे 24 घंटे में मुत्तला किया जाए, उसे बताया जाए सेक्रेटरी दाखिला को ECL में नाम डालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी भी ओहदेदार को सवाबदीदी इख्तियारात देना जायज़ नहीं और ECL के इख्तियारात वफाकी काबीना के पास ही रहने चाहिए।
सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि इस इल्म में किसी को मनमानी नहीं करने देंगे, अपनी ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक नाम डाला जाए। यहाँ एक को छोड़ दिया जाता है और दूसरे को रोक लिया जाता है। इन सबको इस इल्म में क्यों नहीं डाला गया? जिनके खिलाफ नैब में इंक्वायरीज हो रही हैं, किसी के साथ ज्यादती और इम्तियाजी सलूक ना बर्दाश्त करेंगे, ना करने देंगे। इस इल्म को गलत इस्तेमाल ना किया जाए, किसी के बुनियादी हकूक को इस तरह पामाल नहीं करने देंगे। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने के खिलाफ दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर आज फैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ के बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि चेयरमैन PAC की तैनाती हमारे दायरे इख्तियार में कैसे आती है? आप किसी हल्के से तो होंगे, अपने मुंतखब नुमाइंदे के जरिए पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? मौजूद जज के इस्तफसार पर दरखास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ये वक्त है कि अदालत इस मामले पर फैसला देकर इज्जत कमाए। इस पर जस्टिस अतर ने रिमार्क्स दिए कि इज्जत सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की होनी चाहिए। पार्लियामेंट 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है, इसलिए सबसे मोहतरम इदारा है। अगर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट किसी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करती है तो कर सकती है, उसे इख्तियार हासिल है। दरखास्त गुजार ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि हमारी पार्लियामेंट तमाम अच्छी रवायात को ख़त्म करती रही है और इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि प्लीज़ पार्लियामेंट के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। इसके बाद अदालत ने दरखास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन PAC तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ये बात वाज़ेह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 3 माह तक डेडलॉक रहा और वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर चेयरमैन PAC शहबाज शरीफ की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। तब उसके बाद हुकूमत ने अपने फैसले पर नज़रसानी की और शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। आखिर में फाटा में आज एक इजलास हुआ है। फाटा के इंतज़ाम शुदा इलाकों की तमीर व तरक्की अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म साहब का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि फाटा के इंतज़ाम शुदा इलाकों की तमीर व तरक्की और उन इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये ज़ेर सदारत फाटा की तमीर व तरक्की के हवाले से आला सतह का ये इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना असद उमर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वज़ीर आला KP महमूद खान, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अरबाब, मामले ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी और सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में इंतज़ाम शुदा इलाकों में इंतज़ामी अमूर, सेहत, तालीम, अमन व अमान समेत तरक्याती मनसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा 3 माह के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये फैसला किया कि सूबाई काबीना पर हर माह तरक्याती कामों और इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत जारी की कि इंतज़ाम शुदा इलाकों में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के नफाज के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। इसके अलावा तालीम, सेहत और पुलिस की खाली असामियों को भी फौरी तौर पर जो है वो पुर किया जाए, उस पर अमल शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि इंतज़ाम शुदा इलाकों की तमीर व तरक्की और इन इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाना अव्वलीन तरजीह है और फाटा को हम जो है उसमें तरक्की करेंगे, उसमें तरक्याती काम शुरू करेंगे और वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए हम कोशा हैं और हमारी ये अव्वलीन तरजीह भी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।